हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग। आज से हम बात कर रहे हैं टीचर एजुकेशन के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, हमारी जो क्लासेस हैं वो लगातार चलेंगी क्योंकि बहुत कम समय बचा हुआ है जून के लिए, तो हम लगातार अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स एजुकेशन सब्जेक्ट से यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो हमारे साथ में लगातार जुड़ सकते हैं क्योंकि आपको यहाँ पर कंप्लीट सिलेबस मिलेगा। तो अभी हमारी चल रही है यूनिट नंबर 4 जो कि है टीचर एजुकेशन की, और इसमें हम पढ़ रहे हैं एलिमेंट्री, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन स्टेजेस के बारे में। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि हम इन स्टेजेस के बारे में समझें और साथ ही साथ में हम प्रश्नों को भी देखें कि कैसे प्रश्न आपके जो एग्जाम होता है उसमें आते हैं, और जिससे आप प्रश्नों की तैयारी करें क्योंकि एग्जाम में तो आपको प्रश्न ही सॉल्व करने हैं। चलिए बिना देरी करें हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे टीचर एजुकेशन के बारे में। तो समझें पहले कि क्या क्या होता है टीचर एजुकेशन में। फैक्टर ऑफ टीचर टीचिंग इफेक्टिवनेस ऑफ टीचर एजुकेशन, क्या क्या चीजें होती हैं टीचर एजुकेशन को जो इफेक्ट करती हैं। ठीक है, अगर आप शिक्षक हैं तो आपको केवल ये नहीं होता है कि आपने कोई सिलेबस पढ़ाना है, उसको कंप्लीट कराना है, आपको बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट करने पर ध्यान देना होता है। ठीक है, तो सबसे अच्छी बात होती है कि टीचर्स के पास में बहुत अच्छी पर्सनालिटी होनी चाहिए। उनके पास में अपने आप को और जो भी उनका सब्जेक्ट है उसको प्रिपरेशन करना, उसको ऑर्गेनाइज करना, इसके साथ में उनकी जो प्रेजेंटेशन स्टाइल है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्लासरूम का मैनेजमेंट करना उन्हें आना चाहिए कि वो क्लासरूम का मैनेजमेंट कर पाए। उनके पास में मोटिवेशन करने की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि स्टूडेंट्स को किस तरीके से मोटिवेट करना है, आगे बढ़ाना है। उनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। देखिए, कम्युनिकेशन का अर्थ होता है कि जो भी आप बात कह रहे हैं वो सामने वाले तक पहुंच जाए। आपकी भाषा चाहे जो भी हो, लेकिन कम्युनिकेशन होना, इसका मतलब यही होगा कि आपने जो कुछ भी समझाना है वो बच्चे तक पहुंच रहा है, उसे समझ में आ रहा है। ठीक है, स्टूडेंट टीचर का इंटरेक्शन बहुत अच्छा है, होना चाहिए। अगर टीचर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है तो स्टूडेंट्स उसके पास नहीं जाते हैं और ना ही उससे अपनी जो क्वेश्चंस होते हैं, जो उनके मन में डाउट्स होते हैं, उनको क्लियर कर पाते हैं। तो उसका इफेक्ट ये होता है कि स्टूडेंट्स के पास में फुल नॉलेज नहीं पहुंच पाता है। इसलिए इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी है। इवेल्युएशन एंड फीडबैक भी बहुत जरूरी होता है। जब हम टीचर होकर स्टूडेंट को इवेलुएट करते हैं तो स्टूडेंट्स भी हमें बहुत ज्यादा बार देखते हैं कि मैडम या टीचर या सर जो है वो किस तरीके से पढ़ा रहे हैं। तो इवेल्युएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद फीडबैक मिलना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे टीचर्स स्टूडेंट्स का दें, स्टूडेंट्स टीचर का दें। ठीक है, इनफॉर्मल एकेडमिक सपोर्ट ये भी बहुत जरूरी होता है। देखिए, एक बात ये होती है कि हमारे पास सिलेबस है, हमें उसे कंप्लीट कराना है, उसे पढ़ाना है, लेकिन साथ ही साथ में बहुत कुछ जो एनवायरमेंट है और जो हमारे आसपास का सोशल सिस्टम है उसमें भी हम बहुत कुछ सीख पाते हैं, बहुत कुछ समझ पाते हैं। तो एक टीचर को बहुत जरूरी होता है कि वो इन्वायरमेंट से संबंधित इनफॉर्मल एकेडमिक सपोर्ट भी लेकर अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करे। पर्सनल एट्रीब्यूट्स बहुत अच्छे होने चाहिए, और सब्जेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है कि सब्जेक्ट में मास्टरी होनी चाहिए। एक टीचर अगर बन रहे हैं आप, तो जो भी विषय आप पढ़ा रहे हैं उस विषय में आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। पूरा नॉलेज होना किसी चीज के लिए भी संभव नहीं है, किसी भी विषय का संभव नहीं है, लेकिन आप जिस भी क्लास, मतलब एलिमेंट्री या फिर सेकेंडरी या फिर हायर एजुकेशन में आप पढ़ा रहे हैं, तो उस स्टेज का आपको पूरा अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। चलिए, अब फर्स्ट जो स्टेज है हमारी वो है एलिमेंट्री स्टेज। एलिमेंट्री का मतलब होता है प्राथमिक अवस्था, जिसमें बच्चा अभी अभी स्टार्ट कर रहा है बोलना चलना, और अब उसे स्कूल में भेजा जा रहा है उसे सिखाने के लिए। इस समय बच्चा कच्ची मिट्टी के जैसा होता है, उसे कुछ भी नहीं आता है। तो इस वक्त जो टीचर एजुकेशन है, यानी कि टीचर का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस कंडीशन में अगर आप टीचर्स बन रहे हैं किसके स्टेज में, एलिमेंट्री स्टेज में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पहले टीचर एजुकेशन बहुत अच्छे से ले लें। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए बच्चे को कैसे समझाना है, क्योंकि इस समय बच्चे को कुछ भी नहीं आता। ठीक है, ना ही तो वो अच्छे से बोल पाता है, ना ही किसी विषय का उसे ज्ञान होता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में इस समय पर टीचर्स बहुत ही अच्छे से पोलाइटली और अलग अलग तरीकों से बच्चों को समझाते हैं। ठीक है, तो उन्हें पहले इस बात का नॉलेज होना चाहिए कि कैसे उन्हें बहुत ही छोटे बच्चों को सिखाना या पढ़ाना है।
ठीक है। तो उनको लैंग्वेज बच्चों को सिखाना है, उनको मैथमेटिक्स सिखाना है, अलग अलग टॉपिक्स के बारे में समझाना है, सोशल और नेचुरल साइंसेस के बारे में समझाना है। तो रिलेट करना पड़ेगा हर चीज को आपस में, आप आसपास के इन्वायरमेंट में, म्यूजिक के माध्यम से, खेलों के माध्यम से, अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज के माध्यम से, ताकि बच्चा उनमें इन्वॉल्व हो, क्योंकि बच्चे को उस वक्त एक जगह बिठा पाना भी बहुत मुश्किल होता है। तो इस समय टीचर्स को जानना चाहिए कि टीचर मस्ट हैव एबिलिटी टू आइडेंटिफाई द सिलेक्ट ऑर्गेनाइज लर्निंग एक्सपीरियंसेस रिलेटेड टू द सब्जेक्ट मेंशन्ड। यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट डाले हैं उसमें टीचर के पास में एबिलिटी होनी चाहिए कि उसे आइडेंटिफाई कर पाए, ऑर्गेनाइज कर पाए कि किस तरीके की लर्निंग एक्सपीरियंसेस से हमें स्टूडेंट्स को पढ़ाना या सिखाना पड़ेगा। ठीक है। टीचर मस्ट हैव थियोरटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। टीचर्स को थियोरटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज बोथ होना चाहिए इस कंडीशन में, क्योंकि बच्चे को अलग अलग सब्जेक्ट, छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिसमें उन्हें अल्फाबेट भी सीखने हैं, गिनती भी सीखने हैं, और अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज सीखनी है उन्हें। तो टीचर्स के पास में उसका प्रैक्टिकल और थियोरटिकल दोनों नॉलेज होना चाहिए, ताकि एक्टिविटीज के माध्यम से, गेम्स के माध्यम से, आर्ट के माध्यम से, म्यूजिक के माध्यम से बच्चों को सिखा सके। टीचर मस्ट नो द मेजर साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल रिलेटेड टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। टीचर्स को पता होना चाहिए कि ग्रोथ और डेवलपमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो क्या है, क्योंकि इस वक्त जो ग्रोथ है ना वो विजिबल होती है, दिखाई देती है, बहुत अच्छे से दिखाई देती है। तो टीचर्स को इन प्रिंसिपल्स के बारे में पता होना चाहिए, ताकि जो स्टूडेंट्स जिस कैटेगरी के हैं, जिस एज ग्रुप से आ रहे हैं, उनको उस तरह से ट्रीट किया जा सके। टीचर मस्ट possess the theoretical and practical knowledge in respect to childhood एजुकेशन। टीचर्स के पास में चाइल्डहुड एजुकेशन का प्रैक्टिकल और थियोरटिकल नॉलेज होना चाहिए, ताकि उसे वो पोर्ट्रे भी कर पाए। इसके बाद में टीचर्स के पास में प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग पता होना चाहिए, अलग अलग माध्यम से किस तरह से सिखाया जा सकता है। जैसे जो स्टूडेंट्स होते हैं, जब बहुत छोटे होते हैं तो उन्हें छोटी छोटी एक्टिविटीज के माध्यम से सिखाना पड़ता है, उन्हें पेन पकड़ना भी सिखाना होता है। तो कैसे क्या क्या एक्टिविटी करनी है जिससे स्टूडेंट्स की लर्निंग को बढ़ाया जा सके और उनका इंटरेस्ट भी पैदा किया जा सके। अब इसके बाद में क्या आता है, टीचर मस्ट अंडरस्टैंड द रोल ऑफ स्कूल एंड पीयर ग्रुप एंड कम्युनिटी इन शेपिंग द पर्सनालिटी ऑफ चाइल्ड। इस समय पे चाइल्ड की पर्सनालिटी को शेप देना टीचर्स का काम होता है। तो टीचर्स को इन सभी के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। स्कूल का क्या रोल है, पीयर जो ग्रुप होते हैं, मतलब उनके जो साथ में बच्चे, दूसरे बच्चे पढ़ते हैं, उनका क्या रोल होता है, कम्युनिटी का क्या रोल होता है, इस सब के बारे में टीचर्स को बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, टीचर मस्ट नो द रोल ऑफ स्कूल टीचर इन चेंजिंग सोसाइटी। ठीक है, टीचर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा सोसाइटी को मेक करने में, चेंज करने में। तो उनको जानना चाहिए, मालूम होना चाहिए। ठीक है, टीचर मस्ट अवेयर द नेचर, पर्पस एंड प्रॉब्लम ऑफ एन एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन की क्या प्रॉब्लम है, क्या नेचर है, क्या पर्पस है, किस तरह से हम एलिमेंट्री एजुकेशन को आगे बढ़ा सकते हैं, सभी का नॉलेज टीचर्स को होना चाहिए। नेक्स्ट आता है, टीचर्स शुड अंडरस्टैंड द नेचर एंड मेच्योरिटी ऑफ द चिल्ड्रन। टीचर को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि जो स्टूडेंट है वो कितना मैच्योर हुआ है, उसका नेचर क्या है। क्योंकि इस समय पे आप बच्चे को डांट नहीं सकते, आप उसे किसी तरीके की पनिशमेंट नहीं दे सकते, क्योंकि वो समझेगा ही नहीं उसको। तो किस तरह से आप उसको समझें और उसको फिर एजुकेट करें, ये इस टीचर्स को पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स की डेवलपमेंट की पूरी जिम्मेदारी टीचर्स के पास में होती है। टीचर मस्ट डेवलप द होलिस्टिक अप्रोच टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। देखिए, होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, ओवरऑल डेवलपमेंट। यहाँ आप बहुत अच्छे समझें, क्योंकि होलिस्टिक अप्रोच का मतलब हो जाएगा आपका फिजिकल डेवलपमेंट भी हो रहा है, आपका मेंटल डेवलपमेंट भी हो रहा है, आपका साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट भी हो रहा है, आपका हर तरह से आपका डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये इसको जब हम ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसे होलिस्टिक अप्रोच कहा जाता है। ठीक है, होल का मतलब क्या होता है, कंप्लीट, एक सर्कल होता है। तो होलिस्टिक अप्रोच इससे कहते हैं। नेक्स्ट जो स्टेज आती है वो आ जाती है हमारी सेकेंडरी स्टेज। जैसा कि आप जानते हैं कि बच्चा जो है अब बड़ा हो रहा है, बड़ा होने के साथ साथ में अब उसे सब्जेक्ट नॉलेज हो गया है, वो अच्छे से लिखना जानता है, पढ़ना जानता है, अपने ग्रुप्स को बनाना जानता है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई भी करना जानता है, और बहुत ही ज्यादा कॉन्क्रीट वे में बच्चा जो है वो अपनी प्रॉब्लम्स को देखता है, समझता है और सॉल्व करने की कोशिश करता है। इस स्टेज में टीचर्स के क्या रोल होते हैं, तो इस स्टेज में चूंकि बच्चा बड़ा हो गया है, अपना
खुद का ध्यान रख सकता है, अपने सब्जेक्ट्स को पढ़ सकता है, अपने सब्जेक्ट को चुन सकता है, अपनी प्रॉब्लम्स को बहुत हद तक सॉल्व भी कर सकता है। इस कंडीशन में टीचर्स के क्या रोल होते हैं? तो ये कंडीशन जो है वो एलिमेंट्री से बहुत डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि अब बच्चों को आपको छोटी छोटी बातें नहीं सिखानी है, ऑलरेडी वो जानता है, अब आपको उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, तो सेकेंडरी स्टेज में टीचर एजुकेशन का जो रोल हो जाता है वो हो जाता है स्पेशलाइजेशन का, मतलब आपके पास में सब्जेक्ट का स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद में जो ट्रेड्स होते हैं, जो गुण होते हैं, उनको डेवलप आपको करना है। कौन कौन से गुणों को डेवलप करना है? डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसिफिक डिसिप्लिन। अब स्पेसिफिक डिसिप्लिन की बात क्या हो जाएगी? जैसे कि आप जानते हैं अलग अलग तरीके के डिसिप्लिन होते हैं, जैसे कि आप मैथमेटिक्स में आप पढ़ा रहे हैं, जो स्कूल्स होते हैं, है ना, आप साइंस में हैं, तो अलग अलग तरीके के जो डिसिप्लिन हैं, स्कूल्स है ना, उसमें आपको डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स की जो क्वेरीज होती हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं, जो डाउट आते हैं, उसको आप सॉल्व कर पाए। नेक्स्ट क्या है, जो आपको ट्रेड्स अपने अंदर डेवलप करने होते हैं एज अ सेकेंडरी स्टेज में? नो द वे थ्रू द एडोलेसेंस लर्न, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, क्योंकि इस वक्त जो बच्चा है वो अपनी प्राइमरी स्टेज से निकल गया है, अपनी डेवलपमेंट की स्टेज में कौन से स्टेज में आ गया है? एडोलेसेंस। एडोलेसेंस का मतलब होता है किशोर अवस्था में, जिसको टीन एज कहते हैं। अब इसमें जो बच्चा होता है बहुत सारे हार्मोनल डिस्टर्बेंस से होकर गुजरता है, तो इसमें बच्चे के साथ में बहुत सारे एंजाइटी इश्यूज भी आते हैं, बच्चे अपने आप को थोड़ा सा बड़ा समझने लगते हैं। तो इन सारे स्टेज में आपको मालूम होना चाहिए एज अ टीचर कि किस तरह से बच्चों को सिखाना है। ठीक है, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क एंड एक्सपीरियंस, आपके पास में उनके साथ में काम कैसे करना है उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसको समझना आपको आना चाहिए। आपको अपने अंदर उन सारे स्टूडेंट्स को जो कि इस अवस्था में है, एडोलेसेंस के स्टेज में है, आपके अंदर स्किल डेवलपमेंट होनी चाहिए, स्किल आपको अंदर बढ़ानी चाहिए कि किस तरह से उन्हें टीच करना है, बिना अपने आप को हाइपर किया आप स्टूडेंट्स के साथ में रिलेट कर पाए, उन्हें पढ़ा पाए, उन्हें समझा पाए, क्योंकि स्टूडेंट्स भी इस समय हार्मोनल डिस्टर्बेंस से गुजरते हैं, तो बहुत ज्यादा उनके जो टेम्पर्स हैं वो ऊपर नीचे होते हैं, बाद टेम्परामेंट जो होता है उनका ऊपर नीचे होता है, कभी बहुत गुस्से में होते हैं, कभी बहुत कूल होते हैं, अपने आप को बहुत सुपीरियर समझने लगते हैं। तो इस समय पे आप उन्हें कैसे टीच करें, किस तरह से पढ़ाएंगे, आपके अंदर एबिलिटी डेवलप होनी चाहिए। able to develop the understand the skill, interest and attitude which will help the around growth of the child। आपके अंदर सारी ही जो स्किल्स हैं आपको डेवलप करनी पड़ेंगी इस अवस्था में स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। आपको समझ में होना चाहिए कि पर्सनालिटी कहते किसको हैं और पर्सनालिटी डेवलपमेंट किस तरीके से किया जा सकता है, क्योंकि इस समय पे आप जो बच्चे को पढ़ा रहे हैं उसको आगे जाकर कहीं ना कहीं अपने करियर को सेट करना है, तो आप जो पढ़ाएंगे उस हिसाब से उनकी पर्सनालिटी सेट होगी। तो आपको मालूम होना चाहिए पर्सनालिटी क्या होती है, पर्सनालिटी का डेवलपमेंट कैसे किया जाता है। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन, मेंटल एंड सोशल स्किल टू इंटरेक्ट विद द पीपल। आपको अपना कम्युनिकेशन इस तरीके से बढ़ाना समझाना है, बढ़ाना है, ताकि आप उनकी मेंटल और सोशल स्किल को के साथ में इंटरेक्ट कर पाए और उसको इम्प्रोवाइज भी कर पाए। नेक्स्ट आता है नो द स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द वेरियस बॉडी सिस्टम। अलग अलग तरीके की जो बॉडी सिस्टम की फंक्शनिंग होती है, क्योंकि स्टूडेंट्स की बॉडी जो है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट आती है, समय पे चेंजेस होते हैं, तो समय पे आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए क्या कैसे उनको समझाना है। नेक्स्ट आता है नो द रोल ऑफ फिजिकल एजुकेशन गेम। आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि फिजिकल एजुकेशन का क्या रोल है, गेम्स का क्या रोल है, अलग अलग तरीके की जो एक्टिविटीज होती हैं उनको किस तरीके से इन्वॉल्व किया जा सकता है बच्चों को, है ना, इसके बारे में पता होना चाहिए, ताकि आप एडोलेसेंट जो स्टूडेंट्स हैं उनकी हेल्थ को भी अच्छे से उनको बेटर कर पाए, उसको इनहेंस कर पाए। नेक्स्ट आता है शोज द इंटरेस्ट इन डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। सबसे इंपॉर्टेंट होता है अगर आप किसी भी काम को कर रहे हैं, उस काम में अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप बहुत अच्छे से काम करोगे। अगर आप एक शिक्षक हो और शिक्षक होने के नाते आप अपने स्टूडेंट्स की बेटरमेंट के लिए काम कर रहे हो, तो आपका उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। केवल खाना पूर्ति के लिए अगर काम हो रहा है तो टीचर्स सिर्फ पढ़ाने के लिए हो जाएंगे कि वो सिलेबस कंप्लीट करवाते हैं, लेकिन वो टीचर्स नहीं कहलाएंगे। तो सोच द इंटरेस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, स्टूडेंट्स की डेवलपमेंट का में आपका इंटरेस्ट भी होना चाहिए।
नेक्स्ट आता है डेवलप स्किल इन गाइडिंग एंड काउंसलिंग, बच्चे को गाइड करना, उसके साथ में उसको काउंसलिंग भी करना, क्योंकि इस समय पे ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, सब्जेक्ट ओरिएंटेड भी और उनकी पर्सनल लाइफ से संबंधित भी। तो उन सारी ही प्रॉब्लम्स के बारे में स्टूडेंट अगर आपके साथ में बहुत खुला हुआ है तो बहुत अच्छे से वो डिस्कस कर पाएगा, अपनी प्रॉब्लम को बता पाएगा। बहुत सारी चीजें होती हैं जो पेरेंट्स को नहीं बता पाते हैं बच्चे, लेकिन टीचर्स को बता सकते हैं। तो आपको अपनी स्टूडेंट्स की गाइडिंग और काउंसलिंग भी करनी है, ठीक है। द गाइडिंग काउंसलिंग द लर्नर इन एकेडमिक एंड वोकेशनल सब्जेक्ट एज वेल एज द एकेडमिक एंड पर्सनल प्रॉब्लम, आगे जाके बच्चे को किस तरीके से अपना करियर चुनना है, उसकी जो पर्सनल प्रॉब्लम्स है उसको कैसे सॉल्व वो कर सकता है, अपने हार्मोनल जो डिस्टर्बेंस उसकी जिंदगी में हो रहे हैं उसकी वजह से जो मेंटल फिजिकल प्रॉब्लम आ रही है उससे वो कैसे निपट सकता है, सॉल्व कर सकता है, इसके बारे में टीचर्स उसको समझा सकते हैं, ठीक है। तो हमारी 2 स्टेजेस कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट जो हमारी स्टेज है वो है हायर सेकेंडरी स्टेज, जो कि बहुत महत्वपूर्ण स्टेज होती है, क्योंकि इस समय पे ऑलमोस्ट बच्चा अडल्ट हो जाता है, बढ़ जाता है, 18 साल की लगभग हो जाता है। तो उसकी जो अवस्था है अब वो बच्चा नहीं रह गया, उसे छोटी छोटी प्रॉब्लम को नहीं समझना है, वो सारी प्रॉब्लम को अब सॉल्व कर सकता है। अब इस वक्त टीचर का क्या रोल हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें बच्चा खुद ही समझने लगता है, खुद ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगता है, बल्कि कई सारे तो स्टूडेंट्स इस उम्र में दूसरे बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाने लगते हैं। तो इस अवस्था में टीचर का क्या रोल हो जाता है ये समझने की कोशिश करते हैं। तो इस समय पे देखिए इस समय हायर सेकेंडरी जो स्टेज होती है इसमें क्या होगा, विजन क्या होगा टीचर्स का। तो फर्स्ट आ जाता है डेवलपमेंट ऑफ प्रोस्पेक्टिव एंड फॉर स्पेसिफिक स्ट्रीम अमंग द टीचर, ठीक है, स्पेसिफिक स्ट्रीम के बारे में स्टूडेंट्स को गाइड करना। नेक्स्ट आ जाता है उनके अंदर एबल टू गाइड द लर्नर एंड प्रिपेयर देम सेल्फ स्टडी, क्योंकि अब उन्हें अपना करियर सेट करना है, अलग अलग के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जाना है, स्किल डेवलपमेंट के लिए जाना है। तो उस समय पे कई सारे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें बच्चे को सेल्फ स्टडी करनी होती है। टीचर समझाए उसे कि किस तरीके से सेल्फ स्टडी आप कर सकते हैं, अपनी इंडिपेंडेंट लर्निंग, अपने स्वतंत्र भाव में आप किस तरीके से सीख सकते हैं, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को कैसे डेवलप कर सकते हैं, अपना सेल्फ इवेल्युएशन आप कैसे कर सकते हैं, इस सब के बारे में टीचर्स स्टूडेंट को समझा सकते हैं। मेक द स्टूडेंट अवेयर ऑफ द फिलोसफी, पर्पस एंड टीचर लर्निंग स्ट्रेटजीज। अब इस समय पे बच्चे को अवेयर करना फिलोसफिकल एस्पेक्ट के बारे में, पर्पस के बारे में, टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजी के बारे में, ऑफ द सब्जेक्ट दे हैव टू टीच, मतलब स्टूडेंट्स को इन सारी बातों के बारे में समझाना टीचर्स का काम हो जाता है। अब नेक्स्ट क्या है, टू बी एबल टू कम्युनिकेट एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉम्प्लेक्स आइडियाज इन सिंपल टर्म्स। बच्चे को ये समझाना है, स्टूडेंट को आपको ये समझाना है किस तरीके से आप एब्स्ट्रैक्ट और कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का मतलब बहुत ही जटिल जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके बारे में, और जो एब्स्ट्रैक्ट होती हैं जो अमूर्त अवस्था में रहती हैं उनके बारे में आप कैसे समझ सकते हैं और किस तरीके से उनको सॉल्व कर सकते हैं। डेवलप द, हाँ, उनके अंदर नेशनैलिटी और देशभक्ति की भावना को भी जागृत करना एक टीचर का काम होता है। नेक्स्ट आ जाता है बहुत सारे इश्यूज होते हैं इस समय पर, तो अवेयर करना टीचर्स का काम होता है, उनकी फिजिकल एंड जो हेल्थ होती है उसके बारे में, अलग अलग तरीके की जो डिसीजेस होती हैं जो उनकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकती है उसके बारे में समझाना, जैसे कि जो डिसीजेस हैं जैसे लाइक HIV एड्स वगैरह, इन सभी के बारे में समझाना टीचर्स का काम होता है, ठीक है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कुछ MCQs के बारे में इन्हीं से संबंधित, क्योंकि देखिए आपको क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं एग्जाम में। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने आ रहा है, द फर्स्ट स्टेज ऑफ कंपल्सरी एजुकेशन इज, सबसे पहली स्टेज क्या होती है, तो देखिए हमने अभी पढ़ा है एलिमेंट्री स्टेज, फर्स्ट स्टेज जो होती है एलिमेंट्री स्टेज होती है। अब जो किंडरगार्टन है उसे क्या कहते हैं, किंडरगार्टन एक तरीके की प्रोसेस होती है जिसमें प्री नर्सरी में बच्चे को समझाया जाता है, छोटे छोटे खेलों के माध्यम से बच्चे को सिखाया जाता है, लेकिन वो एक कहना चाहिए कि कंपल्सरी स्टेज नहीं है, वो एक तरीके की प्रोसेस है ना। तो फर्स्ट स्टेज जो हमारी होगी वो क्या होगी, एलिमेंट्री एजुकेशन। नेक्स्ट आ जाता है एलिमेंट्री एजुकेशन कवर द क्लासेस फॉर्म, तो कौन सी क्लासेस तक काम करता है, KG टू क्लास 4 नो, क्लास 1 से क्लास 4 नहीं, क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक जो एजुकेशन होगा वो कहलाएगा एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन इज लेड डाउन बाय, कौन से आर्टिकल में फ्री एजुकेशन की बात
कही गई है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए आर्टिकल 21A में फ्री एजुकेशन की बात कही गई है कि 14 साल तक बच्चे को जो एजुकेशन है वो कंप्लीटली फ्री देना है। इस आर्टिकल को आप नोट कर लीजिएगा, आर्टिकल 21A। नेक्स्ट आता है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इज अ, अब यूनिवर्सलाइजेशन मतलब विश्वव्यापीकरण अगर बात करी जाए एलिमेंट्री एजुकेशन की तो क्या है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, फंडामेंटल राइट, दोनों ही हैं या फिर कोई नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब संवैधानिक अधिकार तो है ही, और उनका फंडामेंटल राइट है मतलब उनका जो मौलिक अधिकार है वो है। तो दोनों ही सही होगा, तो आंसर नंबर सी यहाँ पर राइट होगा, दोनों ही यहाँ पर सही है। नेक्स्ट आता है एनसीईआरटी वॉज स्टेब्लिश्ड ऑन, जो एनसीईआरटी संस्था है नेशनल काउंसिल ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, है ना। एनसीईआरटी जो फुल फॉर्म इसका ये है, तो इसका जो स्थापना है वो कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1961 में। नेक्स्ट आ जाता है द इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रेमिंग द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके ऊपर है, कौन करता है इसको फ्रेम, तो एनसीईआरटी करती है, क्योंकि एनसीईआरटी ही जो संस्था है वही ये सारी जो बातें हैं, जो सारे प्रोग्राम हैं उनको पूरी तरह से देखता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। नेक्स्ट क्या है, एससीईआरटी। जिस तरीके से एनसीईआरटी होता है नेशनल लेवल पर, वैसे ही होता है एससीईआरटी जो कि स्टेट लेवल पर होता है। ठीक है, तो ये कब सेटअप हुआ था एससीईआरटी, तो 1973 में हुआ था, इसको आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट आता है डाइट। डाइट जो बात कही जाती है डाइट की, ये क्या है, किस तरीके से डाइट का जो अ, आगमन हुआ हमारे देश में वो कब हुआ, तो 1987 में हुआ था। ठीक है, और कौन सी एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में हमारा जो डाइट का की बात कही गई थी या उसका प्रावधान रखा गया था, तो डाइट का प्रावधान जो है वो 1986 में जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी आई थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में रखा गया था। डाइट का जो मेन एम है वो क्या है, टीचर ट्रेनिंग, ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स, प्रिपरेशन फॉर ऑफ सिलेबस, प्रिपरेशन ऑफ टेक्स्ट बुक, प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग एड्स। तो यहाँ पर टीचर ट्रेन करने का प्रोग्राम होता है। जो एलिमेंट्री स्टेज में टीचर्स की ट्रेनिंग होती है उसका सारा दारोमदार किस पर होता है, डाइट पर होता है। ठीक है, तो टीचर्स ट्रेनिंग की बात होती है, तो यहाँ पर फर्स्ट ए होगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट आता है SSA का मतलब क्या है। SSA का मतलब क्या होता है, सर्व शिक्षा अभियान। पहले तो इसको नोट कर लीजिए, ऐसे ए का मतलब क्या है, सर्व शिक्षा अभियान। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, एजुकेशन फॉर ऑल, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पर बात आती है सर्व शिक्षा अभियान का मतलब ये है सभी को शिक्षित करना। सेकेंडरी एजुकेशन इज द फाइनल स्टेज ऑफ, सेकेंडरी स्टेज जो सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो क्या है, किस चीज की फाइनल स्टेज है, एलिमेंट्री एजुकेशन की, कंपल्सरी एजुकेशन की, फॉर्मल एजुकेशन की, नन ऑफ द एबव। तो एलिमेंट्री एजुकेशन तो होगा नहीं, है ना, क्योंकि उसकी फाइनल स्टेज की तो बात की नहीं जाती है। कंपल्सरी एजुकेशन जो बच्चे के लिए आवश्यक कही गई है संवैधानिक अधिकार में, उसकी फाइनल स्टेज होती है सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा कंपल्सरी एजुकेशन। नेक्स्ट आ जाता है द एजुकेशन नंबर ऑफ ड्रॉप आउट्स इज सीन। बहुत सारे आपने देखा होगा, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो पढ़ना छोड़ देते हैं। तो वो कौन सी स्टेज होती है जिसमें बच्चे पढ़ना छोड़ देते हैं। एलिमेंट्री तो लगभग बच्चे पूरा कर लेते हैं, सरकारी स्कूलों में भी पूरा कर लेते हैं। तो कौन सी स्टेज में सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट आते हैं, तो सेकेंडरी स्टेज में आते हैं। जब सेकेंडरी स्टेज में बच्चा पहुंचता है तो बहुत सारे बच्चे पढ़ना छोड़ देते हैं। गाँव में देखा जाता है बच्चों को स्कूल छोड़कर काम धंधे में लगना पड़ता है। तो सेकेंडरी स्टेज में ड्रॉप आउट का जो रेट है वो सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट आता है न्यूपा। न्यूपा का मतलब क्या होता है ये आप नोट कर लीजिए, कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है। तो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, वॉज अवॉर्डेड द स्टेटस ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी इन। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देखना है न्यूपा वॉज अवॉर्डेड द स्टेटस ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी। डीम्ड यूनिवर्सिटी के कॉन्सेप्ट को कब दिया था, तो 2006 में उन्होंने स्टेटस दिया था।
नेक्स्ट आता है सेकेंडरी एजुकेशन यूजली कवर्स चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ, कौन से स्टेज में होता है? तो सेकेंडरी एजुकेशन लगभग ये बात आती है 14 से लेकर 18 साल तक का जो एज है वो सेकेंडरी स्टेज। नेक्स्ट आता है द इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सेवरल रिफॉर्म नीड टू बी मेड सच एज। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बात करनी है, क्या है क्वेश्चन, इसको समझ लीजिए। टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, मतलब सेकेंडरी एजुकेशन की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए कौन कौन से रिफॉर्म जरूरी हैं, कौन कौन सी चीजें जरूरी हैं, ये आपको समझना है। फर्स्ट आ जाए ऑप्शन नंबर 1 है एडॉप्टिंग करिकुलम अकॉर्डिंग टू द लोकल नीड, प्रोवाइडिंग गोल इंफ्रास्ट्रक्चर, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आईसीटी, ऑल ऑफ द एबव। तो कौन सी चीजें जरूरी है? करिकुलम को तो इम्पोर्टेंट रोल होता ही है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जैसे जैसे एजुकेशन चेंज हो रहा है, हमारा इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, तो आईसीटी की नॉलेज भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, तो ये भी बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर आंसर जो होगा हमारा डी ऑप्शन होगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, इसका किसका फुल फॉर्म है? ये एनसीटीई का है। ठीक है, वॉज फर्स्ट सेटअप इन, कब किया गया था इसका स्थापना? 1973 में। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि यूजीसी वॉज सेटअप एज एन एडवाइजरी बोर्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। ठीक है, अब देखिए यूजीसी को एडवाइजरी बोर्ड के रूप में सेट किया गया, किसकी रिकमेंडेशन पर? ठीक है, किसकी रिकमेंडेशन पर? सर्जेंट रिपोर्ट में, कर्जन रिपोर्ट में, वुड डिस्पैच में, हंटर कमीशन में। तो इसका सही आंसर है सर्जेंट रिपोर्ट में। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी क्लास, आई होप आपको समझ में आई होगी, और इसी तरीके से हम अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। और जो भी आपकी क्वेरीज हैं, जिस तरीके से भी आप पूछना चाहते हैं कुछ क्वेश्चंस को, या कोई डाउट है आपका, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और रात को 9 बजे हमारी लाइव क्लास होगी, तो आप हमारी लाइव क्लास में हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। जो आज हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, अब इनके हम एलिमेंट्री स्टेज और आपका सेकेंडरी स्टेज और उसके बाद में हायर सेकेंडरी स्टेज यानी हायर एजुकेशन स्टेज के बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ही तो हमें सॉल्व करने हैं एग्जामिनेशन में। तो उसके लिए आप हमारे साथ में रेगुलरली जुड़े, और अगर आपकी कोई भी तरीके की प्रॉब्लम है, समस्या है, कहीं पर आपको डाउट आता है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज की इस क्लास को यहीं पर हम फिनिश करते हैं, कल फिर मिलते हैं रात को 9 बजे। तो हमारे साथ में जरूर से जुड़िएगा, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि जब आप पूरा देखते हैं तब आपको समझ में आता है कि आप क्लासेस से रिलेट कर पा रहे हैं या नहीं, और अगर आप अधूरे में छोड़ देते हैं तो आपको समझ में ही नहीं आता है। तो वाकई में अगर आप एजुकेशन से तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और इन्फॉर्मेटिव अगर लगता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे सब्सक्रिप्शन का रेट बढ़ता है वैसे वैसे हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हम और भी ज़्यादा मेहनत करें। तो हमारे साथ में जुड़कर अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाइए, और जून के लिए हम अच्छे से तैयारी करेंगे। तो आज की वीडियो को यहीं करते हैं फिनिश, आपसे कल फिर मिलूंगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, बाय बाय।